नमस्कार। स्वागत है आपका अजित अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। आज नरेंद्र मोदी जी ने यानी नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर भारी भक्कम स्वागत हुआ। दिल्ली की महिलाओं ने भारी तादाद में आकर नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन किया, क्योंकि महिला रिजर्वेशन बिल उन्होंने पास करवाया। मैंने कल भी, जब राहुल गांधी का कूली वाला जो कार्यक्रम था, मैंने तब भी कहा था कि ये पॉलिटिकल इवेंट है। और आज एक फिर पॉलिटिकल इवेंट हुआ, और वो इवेंट नरेंद्र मोदी यानी भाजपा द्वारा अपने जननायक का अभिनंदन। ये सारा प्रोग्राम तय होता है, ये करवाया जाता है। स्वयं का ही अभिनंदन अपने ही लोगों द्वारा करवा कर फिर वही भाषण उन्होंने दिया, जो भाषण वो अक्सर जब भी अपनी उपलब्धियां गिनवानी होती है तो वो बताते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो मजबूत फैसले लिए जाते हैं, लेकिन ये सरकार पूर्ण बहुमत की होने के बावजूद ये जो महिला रिजर्वेशन बिल था, इसको 2/3 की जरूरत थी। और इसीलिए वो लगातार विपक्ष को बार बार गुहार लगा रहे थे, चाहे गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कि आप साथ लाएं, इस ऐतिहासिक बिल को सब मिलकर पास करें। महिला आधी आबादी है इस देश की। कांग्रेस तो बहुत पहले से 1970-74 के से महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लाना चाहती थी, लेकिन कईयों की मजबूरी थी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय तो स्वयं उनकी ही मंत्री उमा भारती रोड़ा बनी हुई थी, क्योंकि उन्होंने अंगद जैसा पैर गाड़ के बैठ गए थे कि किसी भी हालत में ओबीसी रिजर्वेशन इसमें होना चाहिए, नहीं तो नहीं। और ओबीसी रिजर्वेशन को लेके बीजेपी के हाथ पैर क्यों फूल जाते हैं, ये भी हम बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर पूरा श्रेय उन्होंने लिया, और वो लेने का प्रयास भी किया। साथ में उन्होंने विपक्ष को भी धन्यवाद दिया कि आपने साथ दिया और ये बिल पास किया। वो बार बार इसको गेम चेंजर, ऐतिहासिक, समाज में महिलाओं का उत्थान करने के लिए, महिलाओं की जीवन सुधारने के लिए जो गारंटी मोदी ने दी थी, वो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव है। वो कहते हैं कि मैंने गारंटी दी है कि महिलाओं का समाज में स्थिति सुधारूंगा, और ये बिल उसी का है। एक जगह क्रेडिट देते हैं, विपक्ष को 2/3 करने के लिए धन्यवाद देते हैं। कुल मिलाकर इस बिल का 2024 के चुनाव में कैसा इसका भुगतान, मतलब इसका कैसा कैश करेंगे, इसको कैसे किस तरह से भुनेंगे, इसका प्रयास वो उस भाषण में भी दिख रहा था, ये बिल लाने में भी दिख रहा था। आश्चर्य की बात है, जो पार्लियामेंट लगातार कवर करते हैं उनके लिए भी और देश के लिए भी, कि इस सरकार ने जब ये अधिवेशन घोषित किया तो सारी परंपराओं को तोड़ के अपने मन से डेट तय कर ली। 5 दिन का अधिवेशन रखा। 5 दिन भी उन्होंने तय किया, किसी विपक्ष के नेताओं के साथ विचार विमर्श नहीं किया। और आखिरी दिन तक, आखिरी सप्ताह तक सरकार ये नहीं बता रही थी कि ये सेशन किस लिए बुलाया गया, विशिष्ट अधिवेशन, विशेष सत्र किसके लिए बुलाया गया। थक हार के जब विपक्ष ने एक तगड़ी चाल चली और कहा आपके पास विषय नहीं तो हमारे पास है, चलो इस विशेष सत्र में इस पे ही बात करें, तब सरकार के हाथ पैर फूल गए और आनंद फानंद में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 4 बिल, जिसमें से 2 बिल राज्यसभा में पारित हुए हैं, वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस करके पारित करवाए जाएंगे, और 2 बिल जो राज्यसभा में सिर्फ रखे हैं, उन्हें राज्यसभा में पारित करने का प्रयास करेंगे। ये बिजनेस ऑफ द हाउस था। जब भी सरकार विशेष अधिवेशन बुलाती है, अधिवेशन बुलाती है, उस अधिवेशन में क्या क्या होना, इसकी एक लिस्ट होती है, और उस लिस्ट में जो चीजें होती है वो, और इमरजेंसी में कोई चीज आई उसको लेके सरकार अपना सदन चलाती है।
ये परंपरा है, ये संविधान भी यही कहता है। लेकिन सरकार ने एक दिन पहले सत्र के अपनी कैबिनेट मीटिंग बुलाई और कैबिनेट मीटिंग में महिला विधायक रिजर्वेशन विधेयक पास कर दिया और वो सदन में रखने की बात हुई। अब सारा मसला यहां फंसता है। ये अतिरिक्त बिजनेस था जो शेड्यूल्ड बिजनेस के साथ लेना था। लेकिन पहला दिन 18 तारीख, पुराने संसद में पुरानी यादें, पुराने नेताओं का महिमा मंडन, हमारा क्या योगदान है इस पे गया। 19 तारीख से नए सदन में प्रवेश हुआ और पुराना बिजनेस छोड़ के, जो 4 बिल छोड़ के, एकाएक महिला आरक्षण बिल सामने रखा गया। चर्चा हुई और उसी के बाद 21 तारीख को ये बिल वहां पारित हुआ। 19 तारीख को नए हाउस में गए, वहां बिल रखा। 20 तारीख को ये पारित हुआ। 21 तारीख को ये राज्यसभा में गया। राज्यसभा में भी 6, 7, 8, 10 घंटे के बाद पारित हुआ। उस दिन ये भी चर्चा हुई, चंद्रयान की भी चर्चा हुई, बहुत सारी बातें हुई और 22 तारीख के पहले ही सदन सिनेडाय हो गया, मतलब स्थगित हो गया। तो ये 4 दिन का सेशन रहा। ये 4 दिन का सेशन किस लिए बुलाया गया था? तो महिला विधेयक पास करने के लिए, रिजर्वेशन विधेयक पास करने के लिए। तो क्या सरकार ने जब मतदान के समय विपक्ष का साथ मांगा, तो ये विशेष सत्र यदि महिला रिजर्वेशन के लिए बुलाया जाता और सरकार ये पहले विपक्ष को विश्वास में लेती, तो एक परंपरा रहती, चल रही है, जो कायम रहती। उस परंपरा को तोड़ के सरकार को क्या मिला? सवाल ये है। दूसरी बात, 2000 बार-बार वो कहते हैं कि हमारे पास एक जब मजबूत सरकार होती है, जो पूर्ण बहुमत की सरकार होती है, तो वो निर्णय लेती है। पूर्ण बहुमत की सरकार तो 2014 में भी थी। 2014 में आने के बाद यदि सरकार ये बिल लाती, तो स्थिति क्या होती? क्यों डरी तब सरकार ये बिल लाने में? क्यों सरकार को 2024 के चुनाव का इंतजार करना पड़ा ये बिल लाने के लिए? यदि 2014 में ये बिल ले आते, तो शायद 2024 में महिलाओं को रिजर्वेशन भी मिलता, क्योंकि तब तक जनगणना भी होती, डिलिमिटेशन भी होता। ये उल्टा प्रोसेस सरकार ने क्यों लिया? पहले जनगणना, बाद में डिलिमिटेशन कमीशन और फिर रिजर्वेशन। पहले रिजर्वेशन, फिर जनगणना और फिर डिलिमिटेशन। ये उल्टा काम सरकार ने क्यों किया? ये भी सरकार बताने में असमर्थ है। सरकार बार-बार कहती है, चलो एक निर्णय तो हुआ, जब होगा तब होगा। जब होगा तब होगा क्यों? अभी क्यों नहीं? तो सरकार कहती है कि अभी हो नहीं सकता कानूनन। कानूनन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जनगणना नहीं हुई है। लेकिन यदि जातिगत जनगणना, जो हमारे देश में बहुत पहले, आजादी के पहले 1931 में हुई थी, यदि 1931 में हुई जनगणना के बेस पे मंडल आयोग लागू हो सकता है, मंडल आयोग की रिजर्वेशन लागू हो सकते हैं, तो फिर 2011 के जनगणना पे सरकार महिला बिल क्यों नहीं ला सकती थी और उसी पे रिजर्वेशन क्यों नहीं दे सकती थी? उसी के भरोसे डिलिमिटेशन क्यों नहीं कर सकती थी? दूसरी बात, ओबीसी की बात कहती है सरकार, अभी तो स्वीकृत नशा करे, आगे आगे फिर उसमें जो बदलाव होने वो करते रहेंगे। दूसरी सरकार प्लीड करती है कि हमने कभी, क्योंकि पार्लियामेंट में, लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन है, उसी में हमने कोटा दिया है, जनरल में कोटा दिया है। उसमें यदि ओबीसी होता तो हम भी देते। महिला रिजर्वेशन भी कहीं नहीं था, संविधान में भी कहीं नहीं था। यदि संविधान में संशोधन करके महिला के लिए रिजर्वेशन लाया जा सकता है, तो संविधान में संशोधन करते उसी के साथ ओबीसी और महिला भी लाया जा सकता है। ये हो सकता था। सरकार ने क्यों नहीं किया? क्योंकि सरकार जातिगत जनगणना से डरती है। सरकार ओबीसी से मतदान तो चाहती है, लेकिन ओबीसी को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं देना चाहती। सरकार को डर है कि जिस दिन जाति जनगणना के आंकड़े सामने आ जाएंगे, उस दिन वो डेटा ये बता देगा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उससे उसकी भागीदारी, उसके तहत सरकार मार खा सकती है।
जो वोट बैंक बड़े मुश्किल से ओबीसी का उन्होंने अपने कब्जे में लिया है, वो उनके हाथ से छूट जाता है। सरकार भले ही ये सोचे कि जातिगत जनगणना नहीं करने से वो ओबीसी को एक वलय में रख सकते हैं, लेकिन अब जातिगत जनगणना यदि बिहार में हो गई और उसके परिणाम कुछ सामने आने के बाद यदि वहां कुछ रिजर्वेशन हो गया, तो इस पूरे देश का ओबीसी जाग उठ जाएगा। 1931 का आंकड़ा बताता है कि इस देश में 51% ओबीसी है। उसके बाद तो कई साल बीत गए और यदि उसके बाद फिर जातिगत जनगणना के आंकड़े कुछ और आए, तो बीजेपी को अपना वोट बैंक सिकुड़ता नजर आता है। इसलिए बीजेपी जातिगत जनगणना से डरती है। लेकिन महिला बिल तो ले आए, आधी आबादी को तो जीतने का प्रयास किया, लेकिन आधी आबादी में जो ओबीसी की आबादी है, वो भी 50% है। तो आधी आबादी की आधी आबादी आपको लगातार रिजर्वेशन मांगेगी और उस आधी आबादी की आधी आबादी में आपका वोट बैंक भी था, वो चढ़कता नजर आएगा। आज प्रधानमंत्री बहुत बोले। प्रधानमंत्री जी ने अभी तक महिलाओं के लिए तमाम जो योजनाएं ली, उसका फिर से पुनर्वर्ण किया। बार-बार बताया कि फेफड़े में फेफड़े में धुआं जलता चला जाता था, आंखें जलती थी। हमने उज्ज्वला योजना लागू की। प्रधानमंत्री की तमाम योजनाएं महिलाओं के लिए दिखती तो अच्छी है, लेकिन यथार्थ के धरातल पे उतरते-उतरते वो महिलाओं के हाथ से छूट जाती है। आज यदि महिलाएं इस देश में सबसे ज्यादा परेशान है, तो वो महंगाई से है, क्योंकि उनको पैसा लिमिटेड मिलता है। उस बजट में उनको घर चलाना होता है, जो उनके लिए अब एक सर्कस हो गई है। इसलिए महिलाएं जो चाहती है, वो उनको तो आप दे नहीं सकते, लेकिन आपने फॉरवर्ड ट्रेडिंग के वादों का बहुत दूर की कौड़ी आपने लोगों के हाथ में दे दी। आज भी सरकार इस बात पे गारंटी के साथ नहीं कह सकती कि यदि हम सत्ता में 2024 में भी आए, तो 2026 तक हम रिजर्वेशन कम से कम विधानसभाओं में करवाएँगे। सरकार इसके लिए भी नहीं बोल सकती, क्योंकि जैसा ही जनगणना की बात होगी, जाति जनगणना का आंदोलन खड़ा होगा। इसीलिए सरकार लगातार जनगणना टाल रही है। कोविड में टली बात मानते हैं। कोविड के बाद तो बहुत कुछ हुआ, जनगणना भी हो सकती थी। लेकिन आज का प्रधानमंत्री का भाषण पूरे टाइम वो इसका क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे थे। आधी आबादी को ये बताने का प्रयास कर रहे थे, मोदी है तो मुमकिन है। ये रिज़र्वेशन मोदी जी की वजह से मुमकिन हुआ। लेकिन रिज़र्वेशन मुमकिन तो हुआ, लेकिन रिज़र्वेशन है कहाँ? रिज़र्वेशन का टिकट तो मिल गया आपके पास, कन्फर्म टिकट भी आ गया, लेकिन ट्रेन है कहाँ? ट्रेन जब आएगी, तब उसमें कितनी बोगियाँ होंगी? वो मेरी बोगी होगी कि नहीं होगी, ये किसी को पता नहीं है। सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म पे आपको सालों टहलते रहना है। ये जो वादों का फॉरवर्ड ट्रेडिंग है, ये हवाला जो मार्केट है वादों का, ये जो राजनीति में नया कांसेप्ट लेके मोदी जी आए हैं, उस पे लोग विश्वास भी कैसे रखेंगे और कितना रखेंगे? याद करिएगा किसानों का आंदोलन। जब किसानों का आंदोलन वापस हुआ, जब तीनों कानून वापस हुए और आंदोलनकारी किसानों के साथ सरकार की बातचीत हुई, तो सरकार ने कई बातें किसानों को प्रॉमिस की थी। आंदोलन खत्म हुआ, उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, सरकार उत्तर प्रदेश में जीत गई और किसान आज भी सरकार के न्योते का इंतजार कर रही है कि वो जो कमिटमेंट सरकार ने की थी, वो सरकार कब पूरी करेगी। सरकार को तब उत्तर प्रदेश का चुनाव निकालना था, वो निकाल दिया, सरकार को अब कोई लेना-देना नहीं। सरकार को मणिपुर में जब चुनाव होते हैं, तो प्रधानमंत्री मणिपुर से अपना संबंध बताते हैं। आज मणिपुर जल रहा है, सरकार को उससे कोई लेना-देना नहीं है। 2024 के चुनाव सामने हैं, 5 राज्यों के चुनाव सामने हैं, आधी आबादी के वोट चाहिए, सरकार ने एक जाल फेंका है, उस जाल में कितने लोग अटकते हैं, ये तो भगवान जाने। एक बार चुनाव हो जाए, एक बार लोकसभा में फिर सरकार आ जाए, फिर जातिगत जनगणना कब होगी और उसके बाद रिजर्वेशन कब होगा, ये कोई नहीं बता सकता। फिर अगले चुनाव के अंतिम 6 महीने में ये होगा कि अब हम अध्यादेश लेके आ रहे हैं और अध्यादेश लेने के बाद जैसी नई सरकार आती है, फिर उसका कुछ करेंगे। ऐसे शगुफे छूटते जाएँगे। लेकिन विपक्ष क्या इसको एक्सपोज़ करेगा? आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अलग लेवल की मैच्योरिटी दिखा गई। राहुल गांधी ने बेबाक तरीके से इस बात को माना कि हाँ, यूपीए सरकार ने बहुत बड़ी गलती की। 100% दैट वी रिग्रेट फॉर दैट कि हमने ओबीसी का रिज़र्वेशन तब नहीं दिया। काश! तब हमारे नेता ओबीसी का रिज़र्वेशन देते, तो आज जो सपने बीजेपी दिखा रही है, वो यथार्थ में उतर जाते हैं कांग्रेस के प्रयासों से। लेकिन उन्होंने कहा
कि जो आज इन्होंने किया वो गलत है, जो हमने तब किया यकीनन वो गलत था। अपनी गलती मानने वाले नेता बहुत कम होते हैं। ऐसे संत प्रवृत्ति के नेता यदि आगे बढ़े तो जनता का विश्वास भी बढ़ सकता है, और जब आप माफ़ी माँगते हैं, किए हुए गलती को एक्सेप्ट करते हैं, तो लोगों का विश्वास और दृढ़ हो जाता है। लोगों को लगता है कि कम से कम गलतियाँ मानते ही तो है। यदि कोई जन्म इसलिए लेता है कि वो कुछ गलती नहीं करे, तो फिर उसे कहीं न कहीं बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।